दोस्तों, आज सुनते हैं हॉरर स्टोरी इंजीनियर की आत्मा। आजकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। मुंबई में तो पूरे भारत से ज्यादा लोग जॉब के सिलसिले में आते रहते हैं और फिर यहीं पे सेटल हो जाते हैं। इसलिए मुंबई में घरों की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि मुंबई के आसपास शहर में बढ़ती आबादी की वजह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चालू ही रहता है। एजुकेटेड पॉपुलेशन की वजह से इंजीनियरों की संख्या भी बहुत है। ऐसे ही एलिना नाम की लड़की बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ इंजीनियरिंग पास होकर अपने जॉब ढूंढने लगी। वो तो स्मार्ट भी थी, तो फटाफट इंटरव्यू पास करके एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉब करने लगी। ये एलिना का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने जॉब स्टार्ट करने के बाद अच्छे से सब ड्यूटीज को मालूम कर लिया था। उसने जॉब पर 1 महीना कंप्लीट कर लिया, तो वो मन ही मन में सोच रही थी कि अब तक का काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है। उम्मीद है अगले कुछ महीने में बिल्डिंग का बेसिक कंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाएगा और फिर मेरे करियर में अच्छी प्रोग्रेस भी हो जाएगी। जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी, तब से मोहन के साथ उसका अफेयर चल रहा था। एक दिन जब वो साइट पर थी, तब मोहन का फोन आता है और वो उसे कहता है, इंजीनियर साहिबा, करियर के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आपका एक बॉयफ्रेंड भी है जो आपको मिलने के लिए तरसता रहता है। तब एलिना कहती है, मुझे याद है डियर, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ और आकर तुमसे मिलती हूँ। फिर शाम को एलिना और मोहन बाहर मिलते हैं, फिर अच्छा टाइम स्पेंड करके अपने अपने घर चले जाते हैं। एलिना हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर घंटों तक बैठकर काम सुपरवाइज किया करती थी। वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग थी और उसको काम में जरा भी 19-20 पसंद नहीं था। एलिना को सारे वर्कर्स की भी बहुत फिक्र रहती थी। वो हमेशा उनका ध्यान भी रखती थी और बीच बीच में उनको इंस्ट्रक्शंस भी देती रहती थी कि संभल कर काम करो। ऐसे ही काम करते करते कुछ 4-5 महीने निकल जाते हैं। एक दिन एलिना थोड़ी जल्दी ही साइट पर का काम खत्म करके घर चली जाती है, क्योंकि आज मोहन का बर्थडे था। उसने मोहन के लिए पार्टी अरेंज की थी और जाकर वो डेकोरेशन करने लगी। उसने बहुत अच्छे तरीके से हॉल को सजा दिया और फिर उसकी फेवरेट डिशेस बनाने में जुट गई। उसने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लिया और फिर खुद की तैयारी में लग गई। अच्छे से तैयार होकर आई और मोहन का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में मोहन वहां पर पहुंच गया। एलिना ने जानबूझकर सुबह से मोहन को विश नहीं किया था, क्योंकि वो उसको सरप्राइज देना चाहती थी और शायद इसीलिए मोहन आज थोड़ा नाराज था, क्योंकि उसको लगा कि एलिना उसका बर्थडे भूल गई है। जैसे ही मोहन पहुंचता है, एलिना तुरंत उठकर उसको वेलकम करती है। उसको प्यारा सा बुके पकड़ाकर बर्थडे विश करती है और मोहन एकदम से सरप्राइज हो जाता है। अरे, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? थैंक यू डियर। फिर एलिना उसको एक प्यारी सी घड़ी और उसका फेवरेट परफ्यूम गिफ्ट के तौर पर देती है। तब मोहन खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद कहता है। फिर एलिना उसको कहती है, ये तो हो गया तुम्हारा गिफ्ट, अब लाओ मेरा रिटर्न गिफ्ट। तुम तो नहीं लाए होंगे मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट, है ना? फिर मोहन एलिना को एक प्यारा सा गुलाब का फूल और बड़ी सी चॉकलेट रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देता है। फिर एलिना भी खुश हो जाती है और उसको बताने लगती है कि आज उसने मोहन के लिए कौन कौन सी फेवरेट डिशेस बनाई है और वो अपने हाथों से उसको खिलाना चाहती है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अचानक एलिना का फोन बजने लगता है। उसने देखा तो फोन उसके कंस्ट्रक्शन साइट से था। वो हैरान हो जाती है, इस वक्त साइट से फोन क्यों आया? इसलिए वो फोन उठाती है और बात करने लगती है। तब उसको पता चलता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसके बॉस ने अभी उसको वहां आकर एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला है। वो सोचने लगती है कि अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि बॉस ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। फिर वो मोहन को बोलती है कि सॉरी डियर, मुझे अभी के अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं 1 आध घंटे में वापस आ जाऊंगी, फिर अपने हाथों से तुमको खाना खिलाऊंगी। ऐसा कहकर वो तुरंत अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचते ही उसका कलीग उसको बताने लगता है कि वहां पर क्या प्रॉब्लम हुई है। वो बताता है कि अभी अभी नए से बनी हुई दीवार में किस तरह से क्रैक्स आए हुए हैं।
और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन साइट का काम रुकवाना पड़ा है। इसी वजह से बॉस बहुत नाराज हो गए हैं क्योंकि टाइमलाइन फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनकर एलिना को जरा भी विश्वास नहीं होता है। वो सोचती है कि अभी अभी बनी हुई दीवार में क्रैक्स भला कैसे आ सकते हैं। इसलिए वो खुद वहां पर जाकर देखना चाहती है। जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन साइट की लिफ्ट से ऊपर वाले माले पर जाकर पहुंचती है और जिस दीवार में क्रैक्स आए हुए थे उसके सामने जाकर खड़ी रहती है। वो हाथ लगाकर दीवार के क्रैक्स देखने लगती है। तभी अचानक जोर से आवाज आती है और वो दीवार धड़ाम करके गिर जाती है। लेकिन उसी वक्त दीवार का बड़ा सा पार्ट आकर एलिना के सिर पर गिरता है और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। फिर वो बेहोश हो जाती है। उसके सिर से बहुत सारा खून बहने लगता है। जब तक साइट के लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं उसने अपना दम तोड़ दिया होता है। डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर करते हैं। जब ये बात मोहन तक पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत रोता है। उसको एलिना की बहुत याद आती रहती है और वो खुद को संभाल ही नहीं पाता है। लेकिन एलिना की डेथ के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन साइट का काम नहीं रुकता है। उसकी जगह पर कोई नया इंजीनियर आकर वो साइट का काम चालू करवाता है। बिल्डिंग का काम तो चालू हो जाता है, लेकिन कभी कभी शाम के टाइम पर लोगों को एलिना की चीख सुनाई पड़ती है। तब लोग डर के मारे वहां से फटाफट निकल जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो ही जाता है और कुछ दिन बाद उस बिल्डिंग में लोग रहने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अभी भी वहां पर लोगों को एलिना की चीख रात को सुनाई पड़ती है। फिर कुछ महीने बाद वहां पर एक लेडी अकेले ही रहने के लिए आ जाती है। उसका नाम था माधवी। माधवी एक मीडियम थी, मतलब वो आत्माओं से भी बात कर सकती थी और आत्माएं उसके शरीर में दाखिल भी हो सकती थी। एक रात माधवी ने एलिना की चीख सुनी। वो तुरंत इधर उधर देखकर ढूंढने लगती है कि ये आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है। थोड़ा बहुत खोजने के बाद उसे पता चलता है कि ये एक आत्मा की चीखें है जिसका नाम एलिना है। उसे ढूंढकर माधवी ने देखा कि एलिना की आत्मा रो रही थी। फिर माधवी ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? माधवी की आवाज सुनकर एलिना चौंक गई और उसे पूछने लगी, क्या तुम मुझे देख सकती हो? माधवी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें देख भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ, पर कैसे? क्योंकि मैं बाकी किसी को नहीं दिखती हूँ। इस पर माधवी उसे बताती है कि मैं एक मीडियम हूँ इंसानों और आत्माओं के बीच। तुम्हारी आत्मा यहाँ पर कैसे आ गई? एलिना की आत्मा ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। माधवी ने कहा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हारी आखिरी विश क्या थी जो अधूरी रह गई और उसकी वजह से तुम यहाँ पर फंस गई? मैं अपने बॉयफ्रेंड मोहन को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती थी क्योंकि उस दिन उसकी सालगिरह थी, लेकिन उससे पहले ही मेरी मौत हो गई। ये कहानी सुनने के बाद माधवी कुछ सोचती है और कहती है, मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकती हूँ और तुम्हें मुक्ति भी दिलवा सकती हूँ। क्या ये सच में हो सकता है? एलिना ने पूछा। हाँ, अगली पूर्णिमा को मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तब तुम मेरी बॉडी में एंटर करना और फिर अपनी विश पूरी करना, फिर तुम मुक्त हो जाओगी। लेकिन तब तक तुम किसी को भी यहाँ पर नहीं डराओगी, प्रॉमिस? एलिना उसे प्रॉमिस करती है। अगले दिन माधवी मोहन को मिलने उसके घर जाती है। उसने मोहन से पूछा, तुम एलिना के बॉयफ्रेंड हो ना? जी हाँ, पर शायद आप नहीं जानती हो कि एलिना को मरे हुए काफी वक्त हो चुका है। नहीं, मैं जानती हूँ, और ये भी कि अब तक एलिना को मुक्ति नहीं मिली है। क्या मतलब है आपका? ना समझते हुए मोहन ने पूछा। फिर माधवी उसे समझाती है कि मैं एक मीडियम हूँ, मतलब इंसानों और आत्माओं के बीच का दरवाजा। मैं आपको भी देख सकती हूँ और आत्माओं को भी, और कल ही मैं एलिना के आत्मा से मिली थी। ये बात सुनकर मोहन बहुत डर गया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मोहन ने पूछा। एलिना को अब तक मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसकी लास्ट विश अब तक अधूरी है। वो तुम्हें अपने हाथों से डिनर खिलाना चाहती थी। जब तक उसकी लास्ट विश पूरी नहीं होगी तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। माधवी मोहन को सब डिटेल में समझाती है। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है? मोहन ने ना समझते हुए पूछा। शायद इसीलिए मुझे उस बिल्डिंग में लाया गया है। मैं एक मीडियम हूँ
और कोई भी आत्मा मेरे बुलाने से मेरी बॉडी में आ सकती है। अगली पूर्णिमा को एलिना की आत्मा मेरे शरीर में होगी, तब वो तुम्हें खाना खिलाएगी, शायद रोएगी भी, पर इससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए तुमको अगली पूर्णिमा को रात को मेरे घर आना होगा। मोहन बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर शांत होकर कहता है, मैं जरूर आऊंगा, मैं मेरी एलिना के लिए जरूर आऊंगा। मोहन को सहानुभूति देकर माधवी वहां से चली गई। जब पूर्णिमा का दिन आया, माधवी ने सुबह से ही सब तैयारियां चालू कर दी। उसने सारी साधन सामग्री जमा की और जमीन पर बराबर से लगाई और शांति से मेडिटेशन के लिए बैठ गई। लगभग 6 बजे उसके घर मोहन पहुंच जाता है। माधवी ने मोहन को सब तैयारियां दिखाई और बोली, अब जैसे ही मेरा मेडिटेशन खत्म होगा, एलिना को मैं बुला लूंगी। फिर इस रूम की लाइट बंद हो जाएगी और हवाएं तेज हो जाएगी। तुम तभी डरना मत, क्योंकि तब एलिना मेरी बॉडी में प्रवेश करेगी। मैंने खाना बनाकर रखा है। एलिना तुमको अपने हाथों से खिलाएगी और फिर उसका टाइम खत्म हो जाएगा। बाद में वो बेहोश हो जाएगी। बस इतना करते ही उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? मोहन ने पूछा। इसका जवाब माधवी ने ना कहकर दिया। फिर माधवी वापस मेडिटेशन करने लगी। कुछ देर बाद माधवी एलिना को आवाज देकर बुलाने लगी, एलिना, एलिना आ जाओ, तुम्हारा मोहन आ गया है, प्लीज तुम भी आ जाओ। इतना बोलते ही हवा तेज होने लगी और कमरे की लाइट चालू बंद होने लगी। और जब माधवी ने अपनी आंखें खोली तो अचानक एलिना की आवाज सुनाई पड़ने लगी, मोहन, मोहन, मैं तुम्हारी एलिना हूँ। मोहन उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था, क्योंकि माधवी की बॉडी के अंदर से उसको एलिना की आवाज सुनाई पड़ रही थी। पर अब वो नहीं डरा, किंतु अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया और रोने लग गया। रो मत मोहन, वरना मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, कहकर एलिना उसके पास गई। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर रोते रहे। फिर मोहन ने कहा, एलिना, तुम्हारी आखिरी विश पूरी करते हैं, चलो। फिर मोहन ने एलिना के सामने खाने से भरी प्लेट्स रख दी। एलिना ने रोते हुए एक एक करके उसको निवाले खिलाती गई और वो खाता रहा। एलिना उसे खिलाती गई और वो खाता रहा। फिर एलिना अचानक से बोली, मोहन, अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। फिर मोहन जोर जोर से रोने लगा और फिर एलिना अचानक से बेहोश हो गई। मोहन कुछ देर तक रोता रहा और फिर थोड़ी देर के बाद उसने माधवी के चेहरे पर पानी छिड़काया। फिर माधवी जग गई और उठकर बैठ गई। फिर मोहन ने उसे पूछा, आप ठीक हो ना? अब मैं ठीक हूँ। एलिना को मुक्ति मिल गई है। अब उसकी चीख कभी किसी को सुनाई नहीं देगी। मोहन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी एलिना को मुक्ति मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, इससे सबका भला ही होता है।